हमें कस्टमर ने चेक दिया, हमने अपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर डाला था, ऐड कर दिया था। 1-2-4 दिन बाद पता चला यार उस पर तो हमें पैसा मिला ही नहीं, तो हमने अपनी कैश बुक को जो बढ़ा लिया था पहले ही, लेकिन वो चेक डिसऑनर कर दिया बैंक ने, तो हम उसको अपने पास अब क्या कर लेंगे, लेस कर देंगे, लेस इन कैश बुक बैलेंस। और इससे अगली चीज सुनो, एनी एरर मेड इन कैश बुक। जब बैंक की तरफ से एरर था तो हमने बैंक बैलेंस के, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में एडजस्टमेंट की थी, वहां से आइडिया लेस किया था। कोई एरर अगर बन गया हो गया हो कैश बुक में, तो उस एरर को कहां पे एडजस्ट किया जाए, कैश बुक में एडजस्ट किया जाए। तो भाई वो एरर की एडजस्टमेंट करने के लिए मे बी हमें कैश बुक में ऐड करना पड़े या लेस करना पड़े इन कैश बुक बैलेंस। तो भाईजान ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको माइंड में रखना होती हैं एक बैंक रिकंसिलिएशन बनाने के लिए। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, पूरा रिवाइज हो जाएगा हमारा। हमने कहा कि भाई जो हमारा कैश बुक का बैलेंस चल रहा होता है ये बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से डिफरेंट होता है, तो इन दोनों को एक जैसा करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म करने के लिए जो बैलेंस डिफरेंट होते हैं वो दो वजह से डिफरेंट होते हैं। एक पहली वजह है कि टेम्परेरी डिफरेंस होते हैं, दूसरी वजह है परमानेंट डिफरेंस होते हैं। अगर टेम्परेरी डिफरेंस है तो वो एडजस्ट होंगे बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में और उनके लिए कोई डबल एंट्री बनाना जरूरी नहीं है। अगर होंगे वो परमानेंट डिफरेंसेस, तो परमानेंट डिफरेंसेस हमेशा कैश बुक बैलेंस में एडजस्ट होंगे और इसके लिए हम डबल एंट्री भी पास कर सकते हैं क्योंकि कैश बुक हमारा अपना रिकॉर्ड होता है। टाइमिंग डिफरेंसेस या टेम्परेरी डिफरेंसेस जो बैंक स्टेटमेंट बैलेंस में एडजस्ट होते हैं, उनमें पहली है आउटस्टैंडिंग चेक या अनप्रेजेंटेड चेक। कि अभी तक कोई चेक बैंक, हमने किसी को चेक दिया, वो बंदा वो चेक लेकर बैंक तक नहीं गया, तो बैंक स्टेटमेंट में ज्यादा पैसा नजर आ रहा होगा, और हमने जब वो चेक दिया होगा तो हमने उतनी अमाउंट फौरन से अपने पास कैश बुक में कम कर दी होगी। तो आज रिकंसिलिएशन बनाने के लिए हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से भी उतनी अमाउंट को लेस कर देंगे। अनक्लियर चेक का मतलब कि हमने फौरन से अपनी कैश बुक में तो पैसा बढ़ा लिया और वो चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया, लेकिन बैंक में अभी तक वो उसमें क्लियर नहीं हुआ। आज नहीं तो कल वो बैंक में हमारा पैसा जमा हो जाएगा। तो आज रिकंसिलिएशन बनाने के लिए अनक्रेडिट चेक या अनक्लियर चेक या आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट या डिपॉजिट इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट की अमाउंट को हम ऐड कर देंगे बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में। और इसके अलावा कोई भी एरर जो बैंक वालों की तरफ से हुआ हो उसको हम बैंक स्टेटमेंट बैलेंस में ऐड भी कर सकते हैं, लेस भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एरर मेड। इसके अलावा परमानेंट डिफरेंसेस की बात करें, इसके अलावा अगर हम परमानेंट डिफरेंसेस की बात करें तो परमानेंट डिफरेंसेस में हमने कहा कि ये कैश बुक बैलेंस में एडजस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक चार्जेस बैंक वाले खुद ही डिडक्ट कर लेते हैं, जब हमें पता चलता है तो हम उसको लेस करा लेंगे अपने पास कैश बुक में से। इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, चार्ज का मतलब हमसे ले रही है इंटरेस्ट, या बैंक ने हमारे इंटरेस्ट से हमारा बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, तो जब हमें पता चलेगा तो उतनी अमाउंट से हम भी अपने पास बैलेंस को अपनी कैश बुक में से माइनस कर लेंगे। अगर बैंक की तरफ से हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, यानी कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आ गया, जब हमें पता चलेगा तो उतनी अमाउंट को हम अपने पास कैश में भी ऐड कर लेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड, बैंक में डायरेक्टली कहीं से डिविडेंड आ गए, जब हमें पता चलेगा तो उतनी अमाउंट को ऐड कर देंगे कैश बुक के बैलेंस में भी। डिसऑनर चेक, जो हमने अपने पास फौरन से कस्टमर का चेक कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन वो चेक जब बैंक में जमा करवाया तो बैंक ने एक्स रीजन की वजह से वो हमारे अकाउंट में पैसे जमा नहीं किए, पैसे रिकॉर्ड नहीं किए, तो जब हमें पता चलेगा जो हम फिर अपने पास अपनी कैश बुक में से जो बैलेंस लिख दिया था उसको माइनस करा देंगे। और इसके अलावा कोई भी एरर जो कैश बुक में बना हो, उस एरर के एडजस्टमेंट के लिए हम कैश बुक को ऐड भी कर सकते हैं, लेस भी कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअली चीजें थी जो हमने डिफरेंस देख लिए यहाँ पे। इन डिफरेंसेस की बेस पे ही ये जो पूरा इस स्लाइड पे हमारे पास डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस की बेस पे ही आपकी रिकंसिलिएशन बनती है। वो बेशक आपका FA1 के क्वेश्चंस हो, FA2 के हो या F3 के हो, बेसिक रूल्स यही रहते हैं और इसी की बेस पे सारी की सारी आपकी तीनों तरह के पेपर्स में आप अपने पास सारी की सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब आगे जरा कुछ बात करते हैं। एक हेडिंग मार्क कर रहा हूं मैं अपने पास, मिरर इमेज प्रिंसिपल की। क्या हेडिंग मार्क कर रहा हूं? मिरर इमेज प्रिंसिपल। आप जब शीशे में खड़े होते हैं तो आपको अपना उल्टा हाथ सीधा नजर आता है और सीधा हाथ उल्टा नजर आता है, दैट्स द मिरर इमेज। अगर मैं नॉर्मल सिनेरियो में बात करूं तो एक तरफ आप बिजनेस हो और एक तरफ आपका बैंक अकाउंट है। ये मैंने पहले भी कहीं डिस्कस किया था कि जब आप अपने मोबाइल में पैसा डलवाने जाते हैं मोबाइल अकाउंट में, तो आप कहते हैं यार मैं अपना बैलेंस क्रेडिट करवाने जा रहा हूं, यानी कि जब मोबाइल अकाउंट में पैसा आता है तो आप वर्ड यूज करते हो क्रेडिट। आप कभी ये तो नहीं बोलते ना यार मेरा मोबाइल बैलेंस डेबिट करवा देना, किसी दोस्त को भी बोलते हो यार, बोलते हैं मुझे क्रेडिट की जरूरत है, मेरा मोबाइल अकाउंट क्रेडिट करवा दो। तो भाई जिस तरह मोबाइल अकाउंट है इस तरीके से बैंक अकाउंट भी है। अब नॉर्मल सिचुएशन में देखो, एक बैंक के पास अगर एसेट है, बैंक का बिजनेस का पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, तो वो पैसा बिजनेस के लिए एसेट है, बैंक ने वो आपका पैसा आज लिया है, कल उसको देना पड़ेगा, तो उसके लिए लायबिलिटी है। यानी कि मिरर इमेज है, अगर एक बंदे के पास एसेट है तो दूसरे के पास लायबिलिटी है। बिजनेस ने वो पैसा बैंक से रिसीव करना है तो बिजनेस के पास रिसीवेबल बुक है, बैंक ने वो पैसा उस बंदे को देना है, तो बैंक के पास वो पैसा एज अ पेबल रिकॉर्ड है। बिजनेस के पास वो पैसा डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है, बैंक में वो पैसा क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। यहाँ भी वो पॉजिटिव बैलेंस होता है, यहाँ भी वो पॉजिटिव बैलेंस होता है। हमारे मोबाइल में पैसा पड़ा हो, मोबाइल अकाउंट में पैसा पड़ा तो वो पॉजिटिव पैसा होता है ना हमारे लिए, पॉजिटिव बैलेंस है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, मोबाइल अकाउंट क्रेडिट।
इस तरह बैंक का जो क्रेडिट बैलेंस है दैट इज अ पॉजिटिव बैलेंस फॉर अस। फिर अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम अपने बैलेंस से ज्यादा पैसा बैंक से विड्रॉ कर लेते हैं, तो वो ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन हो जाती है। तो ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन में अब देखो एक बिजनेस और बैंक का मिरर इमेज प्रिंसिपल कैसा है। हेडिंग मैंने सेम मार्क कर ली बिजनेस और बैंक। अब ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। ओवरड्राफ्ट का मतलब हमने अपने अकाउंट में अवेलेबल अमाउंट से ज्यादा पैसा बैंक से निकाला हुआ है, तो अब हमारे लिए लायबिलिटी है, हमारे लिए नहीं कि बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हमने ओवरड्राफ्ट किया है। तो ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस। बैंक ने वो पैसा हमें दिया हुआ है, हमसे मांग सकता है, तो बैंक ने वो पैसा हमसे लेना है, दैट इज एसेट फॉर बैंक। लायबिलिटी की सिचुएशन में हम पेबल होंगे तो बैंक क्या होगा, रिसीवेबल होगा। अगर हमारे लिए जो पैसा लायबिलिटी है वो क्रेडिट होती है तो बैंक के लिए वो एसेट है तो डेबिट होगा। ओवरड्राफ्ट इज अ नेगेटिव बैलेंस, बैंक के लिए भी नेगेटिव बैलेंस। ओवरड्राफ्ट इज अ नेगेटिव बैलेंस फॉर बिजनेस एज वेल एज फॉर बैंक। तो बच्चा ये मिरर इमेज प्रिंसिपल भी अपने माइंड में रखना। तो इन सारी चीजों की बेस पे अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे।